तारीख है 3 जनवरी 2026। रात के करीब 2 बज रहे हैं। सोचिए, फ्लोरिडा में एक अंधेरा कमरा है, सिर्फ स्क्रीन्स की रोशनी है और उन स्क्रीन्स के सामने बैठा है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, जो अपनी सेना को हजारों मील दूर एक लाइव ऑपरेशन करते हुए देख रहा है। और ये ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है हजारों मील दूर वेनेजुएला की राजधानी कराकस में। और जिस घर पर यह हमला होने वाला है, वहां सो रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही मिनटों में उन्हें किडनैप कर लिया जाएगा। तो ये ऑपरेशन हुआ कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बूम, एक साइबर अटैक से पूरे कराकस शहर की बत्ती गुल। इसके फौरन बाद हवाई हमलों से शहर के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और फिर हेलीकॉप्टरों से डेल्टा फोर्स के कमांडोज सीधे मादुरो के घर की छत पर उतरते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक पूरे देश का राष्ट्रपति अमेरिकी सेना की गिरफ्त में था। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस लाइव फीड को देखना तो उनके लिए बिल्कुल एक टीवी शो देखने जैसा था। सोचिए, लेकिन ये कोई शो नहीं था, ये हकीकत थी और शायद मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशन था। तो जाहिर है, जब अगले दिन ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? और इससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्या इंटरनेशनल लॉस के होते हुए भी कोई देश किसी दूसरे देश के लीडर को इतनी आसानी से उठा सकता है? अब देखिए, इस पूरे एक्शन को समझाने के लिए 2 अलग-अलग थ्योरीज सामने आईं। जो ऑफिशियल कहानी थी वो ये थी कि ये सब ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए किया गया। लेकिन एक और कहानी थी जिस पर ज्यादातर लोगों को यकीन था कि असली मकसद तो वेनेजुएला के बेशकीमती तेल के भंडारों पर कब्जा करना था। तो ऑफिशियल कहानी पर वापस आते हैं। इसके हिसाब से न्यूयॉर्क की एक अदालत में मादुरो के खिलाफ केस दर्ज था। आरोप क्या थे? नार्को टेररिज्म, कोकीन की तस्करी और अवैध हथियार रखना। मतलब काफी सीरियस चार्जेस थे। अमेरिका का कहना था कि वो तो बस एक अपराधी को पकड़ रहे थे जो भाग रहा था। ठीक है, ये तो हुई ऑफिशियल बात, लेकिन अब कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, जो कहता है कि असली खेल इंसाफ का नहीं बल्कि एक बहुत ही कीमती चीज का था, और वो था तेल। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये बहुत जरूरी हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। कितना? 303 बिलियन बैरल। ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है और अमेरिका से तो करीब 5 गुना। बस यही एक नंबर इस पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों की कहानी ना हमेशा से तेल की ही कहानी रही है। दशकों तक सब कुछ ठीक ठाक चला जब तक अमेरिकी कंपनियां वहां थीं, लेकिन फिर साल 2001 में कहानी में एक ट्विस्ट आया। राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, मतलब उसे सरकारी बना दिया और अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बस यहीं से टेंशन की शुरुआत हुई, जो बाद में प्रतिबंधों और आज के इस हालात तक पहुंच गई। और इस तेल वाली थियरी को सबसे ज्यादा वजन दिया खुद ट्रंप के शब्दों ने। ऑपरेशन के बाद उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ने जो अपनी तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था, वो अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। उनके इस बयान से साफ हो गया कि अमेरिका की नज़र में वो तेल हमेशा से उनका था। अच्छा, तो अब दोनों कहानियां सामने हैं। चलिए, जो ऑफिशियल कहानी है यानी ड्रग्स वाली, उसे थोड़ा फैक्ट्स पर परखते हैं। सवाल यह है कि क्या ड्रग्स तस्करी का मामला सच में इतना बड़ा था कि उसके लिए दूसरे देश पर हमला करना पड़े? तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? उनका मानना है कि वेनेजुएला कोई बड़ा ड्रग प्रोड्यूसर देश है ही नहीं, वो सिर्फ एक माइनर ट्रांजिट कंट्री है। इसका मतलब यह है कि ड्रग्स वहां बनता नहीं, बस वहां से होकर गुजरता है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर कोकीन अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप जाता है। अमेरिकी सरकार का जो ऑफिशियल केस था, उसमें यह दावा किया गया कि वेनेजुएला से हर साल करीब 250 मीट्रिक टन कोकीन की तस्करी होती है। ठीक है, 250 मीट्रिक टन। अब जरा इस नंबर को दूसरे देश से कंपेयर करते हैं। 2018 में ग्वाटेमाला से 1400 मीट्रिक टन कोकेन गुजरा था। 1400। अब सवाल तो बनता है कि अगर ड्रग्स ट्रैफिकिंग ही असली वजह थी तो टारगेट वेनेजुएला क्यों बना, ग्वाटेमाला क्यों नहीं? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और जरूरी बात है, अमेरिका में आज ड्रग्स ओवरडोज से जो ज्यादातर मौतें हो रही हैं, वो कोकीन से नहीं, फेंटेनिल नाम के ड्रग से होती हैं। और ये फेंटेनिल कहाँ से आता है? मेक्सिको और चीन से। वेनेजुएला का फेंटेनिल ट्रेड में दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। तो फिर से वही सवाल, अगर अमेरिका की सबसे बड़ी ड्रग प्रॉब्लम की जड़ कहीं और है, तो ये पूरा ऑपरेशन वेनेजुएला में क्यों किया गया?
तो इस ऑपरेशन ने सिर्फ वेनेजुएला को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। चलिए अब ये देखते हैं कि दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शन आया और इसने रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज पर क्या असर डाला। लगभग पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की। लैटिन अमेरिका के पड़ोसी देश हों या यूरोप के साथी, यहाँ तक कि चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों ने भी इसे एक तरफा और गलत बताया। सबसे बड़ी बात तो ये कि खुद यूनाइटेड नेशंस ने इसे इंटरनेशनल लॉ का साफ साफ उल्लंघन माना। असल में देखें तो इस ऑपरेशन ने 2 बड़े कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। पहला, यूएन चार्टर, जो साफ कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे संप्रभु देश पर हमला नहीं कर सकता। और दूसरा, खुद अमेरिका का अपना संविधान, जो कहता है कि युद्ध छेड़ने के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी है, और इस केस में ऐसी कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। व्हाइट हाउस का क्या कहना था? वो इसे एक सिंपल लॉ एनफोर्समेंट एक्शन बता रहे थे, मतलब जैसे पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी एक आदमी को पकड़ने के लिए 150 से ज्यादा मिलिट्री प्लेन्स, हवाई हमले और पूरे शहर पर साइबर अटैक की जरूरत पड़ती है? नहीं, ये साफ तौर पर एक जंग की कार्रवाई थी, जिसे बस कानून का एक मुखौटा पहनाया जा रहा था। तो आखिर में ये कहानी हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? एक सॉवरेन देश के राष्ट्रपति को उसी के घर से उठा लिया जाता है और पूरी दुनिया बस देखती रह जाती है। ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम करती है और एक सवाल छोड़ जाती है, क्या आज की दुनिया में किसी देश की आज़ादी और संप्रभुता उसकी ज़मीन के नीचे दबे तेल से ज़्यादा कीमती है? और अगर इसका जवाब नहीं है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगला नंबर किसका हो सकता है।